प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में लेके आए हैं सामाजिक अध्ययन का एक सेट। ये सेट आपको प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो चलिएगा हम लोग शुरू करेंगे पहले सवाल से। तो देखिए पहला सवाल क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अधात्विक खनिज है। देखिए अधात्विक खनिज वो होता है जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो इसमें अगर आप देखिएगा पहला ऑप्शन तो क्या है, टीन है। टीन एक धातु है, ठीक है। वहीं चुना पत्थर क्या है, तो चुना पत्थर धातु नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधात्विक बोला है तो चुना पत्थर हो जाएगा। वहीं जो कॉपर है ये एक धातु है, और सीसा भी क्या है, सीसा को हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी एक धातु है, ठीक है। तो इनमें से ऑप्शन जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही अधात्विक खनिज हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़। तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो झारखंड करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, झारखंड हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं कि भारत में जो सबसे पहली बार जो कोयला निकाला गया था यह पश्चिम बंगाल के रानीगंज से। कहाँ से, रानीगंज से सबसे पहली बार कोयला निकाला गया था। और ये कब, तो 1774 ईस्वी में निकाला गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है। वहीं उड़ीसा जो है ये आपके बॉक्साइट के उत्पादन में, बॉक्साइट के उत्पादन में ये सबसे अग्रणी है, सबसे आगे है भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है, मैदान, पर्वत, जंगल जल या पठार। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, नीले रंग के द्वारा। तो नीले रंग के द्वारा किसे दर्शाया जाता है, जल को दर्शाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहीं बात कर लेते हैं मैदान को। तो मैदान को किस कलर द्वारा दर्शाया जाता है, किस रंग द्वारा, तो इसको हरे रंग द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। वहीं आपका जो पर्वत है, पर्वत को किस रंग से दर्शाया जाता है, तो भूरे रंग से, भूरे रंग से पर्वत को दर्शाया जाता है। और आपका जो पठार है, पठार को आपको किस रंग से, तो पीले रंग से दर्शाया जाता है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है बोला है। उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल सही बात है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। यह आलू का भी सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, आलू का भी सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा, भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल सही बात है, भारत विश्व में क्या करता है, तो फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर पहले नंबर पे बात करें, पहले स्थान पर कौन सा देश आता है, तो चीन आता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं, फलों, सब्जियों और मसालों के उत्पादन को बागवानी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब तक तीनों ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन बोला है कि कौन सा सही नहीं है। तो भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, यही जो है गलत है, गलत कथन ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि भारत जो है वो फलों और सब्जियों के उत्पादन में क्या आता है, दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। फलों और सब्जियों दोनों के उत्पादन में दूसरे नंबर पे आता है, और चीन फलों और सब्जियों के उत्पादन में सबसे पहले नंबर पे आता है, ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, असमानता, पंचायती राज, अशिक्षा या बेरोजगारी। तो यहाँ पे क्या बोला है कि लोकतांत्रिक सुधार, अगर सुधार चाहिए तो असमानता, देखिए असमानता कभी भी सुधार नहीं ला सकता है, ठीक है। पंचायती राज या अशिक्षा, तो देखिए अशिक्षा से भी कभी भी लोकतंत्र में सुधार नहीं आ सकता है। बेरोजगारी भी नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती राज, ठीक है। पंचायती राज से ही लोकतंत्र को सुधारा जा सकता है। पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा मिला था, ये 73वां संविधान संशोधन, कब, 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। और पंचायती राज की सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो राजस्थान राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। अगर हम लोग बात करें तो पंचायती राज जो है ये संविधान के अनुच्छेद 40 में, कितने में है, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का जिक्र किया गया है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल क्या है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था, ठीक है, पुर्तगाल, अमेरिका, इंग्लैंड या स्पेन। तो
आपको भी पता होगा कि वास्को डी गामा जो है भारत आया था समुद्री मार्ग के द्वारा। यह कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का यात्री था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं, ये वास्को डी गामा जो आए थे, कब आए थे? 1498 ईस्वी में आए थे। और ये भारत के कहाँ आए थे? तो भारत के केरल में, केरल का एक जगह है कालीकट, कहाँ? कालीकट में आए थे। और कालीकट के स्थानीय राजा, कालीकट के स्थानीय राजा कौन थे? तो राजा जमोरिन थे। राजा जमोरिन ने क्या किया था? वास्को डी गामा का स्वागत किया था। तो आप ध्यान रखेंगे कि भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो पुर्तगाली था और उसका नाम क्या था? वास्को डी गामा था। चलिए आगे देख लेंगे। अगला सवाल है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1930, 1922, 1929 या 1918? तो देखिए, विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब आया था? जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी, यानी 1914 से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। इसके कई सालों बाद जो है भारत में क्या हो गया था? तो पूरे विश्व में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आ गया था, यानी 1929 में ये हुआ था। कब हुआ था? 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट की शुरुआत हुई थी। ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 1 वर्ष, 4 वर्ष या 2 वर्ष? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्षों का कार्यकाल 1 वर्षों का होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 वर्ष होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस बात का। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि किस वर्ष हिटलर के वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया? 1935, 1939, 1938 या 1933? तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऐसा युद्ध ना हो, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की तरह कोई भी विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए वर्साई की संधि को बनाया गया था। और वर्साई की संधि के तहत जर्मनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि वर्साई की संधि के तहत जर्मनी को कई ऐसे नियम, कई ऐसे उस पर प्रतिबंध लगाए गए थे जिससे जर्मनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। ठीक है, ये कब लगाया गया था? तो वर्साई की संधि को 1919 में लागू किया गया था। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं इसे हिटलर ने कब अस्वीकार किया था? तो 1935 में किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप इस बात का। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? नागासाकी पर, हिरोशिमा पर, लंदन पर या पेरिस पर? तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से लेकर के 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। और इस विश्व युद्ध में अमेरिका के द्वारा 2 परमाणु बम गिराए गए थे। किस पर? तो जापान पर। पहला जो गिराया गया था वो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा नामक शहर पे, कहाँ पे? हिरोशिमा नामक शहर पे पहला परमाणु बम गिराया गया था। वहीं इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के नागासाकी नामक शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। काफ़ी ज़्यादा भयानक घटना हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पर गिराया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिरोशिमा पर कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, 2727 किलोमीटर, 2626 किलोमीटर या 2929 किलोमीटर? तो देखिए, गंगा नदी जो है इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं गंगा नदी के उद्गम के बारे में। तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो उत्तराखंड के कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से होता है। कहाँ से होता है? गौमुख से इसका उद्गम होता है, यहीं से गंगा नदी की शुरुआत होती है। लेकिन गंगा नदी जो है वो पहले 2 धाराओं में बटा होता है। एक होता है क्या? भागीरथी और दूसरा अलकनंदा। ये 2 धाराएं जब आपस में आकर के मिलती हैं प्रयागराज में, कहाँ पे? प्रयागराज में, जहाँ पे कुंभ का मेला लगा था। कहाँ? तो प्रयागराज में लगा था कुंभ का मेला। प्रयागराज में नहीं, बल्कि कहाँ? तो देवप्रयाग में। कहाँ पे? देवप्रयाग में आके मिलती है। कहाँ मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा दोनों कहाँ पे आके मिलती है? तो देवप्रयाग नामक स्थान पे मिलती है। और इस देवप्रयाग नामक स्थान से अब दोनों धाराएं आगे बढ़ती है, तो इस नदी का नाम गंगा नदी हो जाता है। क्या हो जाता है? गंगा नदी हो जाता है। आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है,
संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? भाग 4, भाग 5, भाग 4 क या भाग 3? तो देखिए मौलिक कर्तव्य का जिक्र है भाग 4 में। किस में है? भाग 4 में नहीं है, भाग 4 का क में है। मौलिक कर्तव्य किस में है? भाग 4 का क में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं भाग अगर 4 के बारे में बात करें तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ये किस में है? तो ये भाग 4 में है। वहीं भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान है। मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान जो है यह भाग 3 में है। तो मौलिक कर्तव्य किस में है? भाग 4 में है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? चुनाव लड़ने का अधिकार, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, या पारिवारिक जीवन का अधिकार, या काम का अधिकार? तो कौन सा राजनीतिक अधिकार है? देखिए इनमें जो चुनाव लड़ने का अधिकार होता है वो एक राजनीतिक अधिकार होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एटलस मानचित्र किस पैमाने पर बनाया जाता है? देखिए एटलस हम लोग किसको बोलते हैं? जिसमें किसी भी भूभाग का नक्शा बनाया जाता है, मानचित्र बनाया जाता है, उसे एटलस कहा जाता है। तो एटलस में किसी भी मानचित्र को किस पैमाने पर दर्शाया जाता है? क्या वो छोटे पैमाने पर, या बहुत छोटे पैमाने पर, या बहुत बड़ा पैमाने पर, या अनंत पैमाने पर? तो देखिए मानचित्र में जब हम किसी भूभाग को दर्शाते हैं तो वह छोटे किस पे? छोटे पैमाने पर दिखाया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत छोटा भी नहीं होता बल्कि छोटा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? ठीक है, जिसे हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी कहा जाता है। ठीक है, SEZ। तो भारत में कुल 7 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। उन 7 में से अगर कुछ का नाम देख लेते हैं तो कांडला जो है ये एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है। वहीं जो कोचीन है, कोचीन ये भी क्या है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र है। वहीं आपका जो फाल्टा है, फाल्टा पश्चिम बंगाल में है, ये भी आपका एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है। आप ध्यान रखेंगे। और भी 4 हैं तो ये आप ध्यान रखेंगे फिलहाल के लिए कि जो है ये इनको क्या कहा जाता है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। आगे देख लेंगे अगला सवाल। देखिएगा अगला सवाल क्या है कि को धान के रूप में जाना जाता है? ज्वार, गेहूँ, चावल या बाजरा? तो देखिए किसको जाना जाता है? तो चावल को धान के रूप में भी जाना जाता है, यानी जो धान होता है उसी से चावल को बनाया जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल जो है ये चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गेहूँ का आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में। आगे देख लेंगे। अगला सवाल है देखिएगा, अगला सवाल है बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार था रंग, नस्ल, जाति या भाषा? तो देखिए बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का कारण था भाषा। क्या था? भाषा था। बेल्जियम में जो है आधे से अधिक लोग दूसरा भाषा बोलते थे और कुछ लोग दूसरा भाषा बोलते थे। इनको लेकर के विवाद हो गया था भाषा को लेकर के, जिससे वहाँ पे सामाजिक विभाजन देखने को मिला था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन हैं? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1850 ईस्वी में हुई थी। अगर इसका पूरा डेट आपको पूछ ले तो आपको याद रखना है 28 दिसंबर 1850 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, और कांग्रेस के संस्थापक किसे माने जाते हैं? तो A.O. ह्यूम को कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं। वहीं कांग्रेस का पहला बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? तो मुंबई में। कहाँ किया गया था? मुंबई में कांग्रेस का पहला बैठक आयोजित किया गया था और यही इसकी स्थापना की गई थी कांग्रेस की। और इसके प्रथम अध्यक्ष अगर आपको पूछ ले कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है, चंद्र बनर्जी, ये इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, जिसे WC बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है, WC बनर्जी। तो
इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम है। इसकी स्थापना हुई कहाँ थी? तो मुंबई में हुई थी और यहाँ पे ही इसका पहला बैठक आयोजित किया गया था। प्रथम अध्यक्ष वीएमएस चंद्र बनर्जी यानी डब्ल्यू.सी. बनर्जी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? तो देखिए इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई और संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत में वन क्षेत्र है? हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु या सिक्किम? तो देखिए सबसे कम 1% वाला जो राज्य है वो हरियाणा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ जो है तीन पॉइंट कुछ मात्रा में यानी कि 4 से भी कम प्रतिशत क्षेत्र में वन पाया जाता है। 3 से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा प्रतिशत में वन पाया जाता है, जो सभी राज्यों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम है। तो हरियाणा इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आपको पूछ ले कि बिहार में वनों का प्रतिशत क्या है, तो 7.76% आपको ये ध्यान रखना है। वहीं बात कर लेते हैं कि सबसे अधिक 1% वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक 1% वाला राज्य है मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम जो राज्य है ये सबसे अधिक 1% वाला है। और अगर आपको पूछ ले कि क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, अंतिम सवाल भी है सेशन का, देख लीजिए क्या है कि राजनीतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद होता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या राज्यपाल? तो देखिए कार्यपालिका का जो सर्वोच्च पद होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर विधायिका क्या करता है? कानून बनाने का काम करता है। विधायिका का जो सर्वोच्च पद होता है वो प्रधानमंत्री के पास होता है, ठीक है। विधायिका का प्रधानमंत्री के पास और कार्यपालिका का सर्वोच्च पद कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कुल 20 सवाल को डिस्कस किया है और इसके साथ साथ जो भी आपको डिस्कशन दिया जा रहा है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह के सीरीज़ के साथ जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।